न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ, जहां दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होंगे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होंगे सीएम धामी। दोपहर 12:30 बजे नामांकन करेंगी द्रौपदी मुर्मू और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो नामांकन होगा, आज जो नॉमिनेशन होगा द्रौपदी मुर्मू का, उसमें शामिल होंगे। प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, अमित शाह भी रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि राज्यों के मुख्यमंत्री भी कुछ आ रहे हैं दिल्ली और पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होंगे। और लगभग 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नामांकन होगा द्रौपदी मुर्मू का, और 12:30 बजे तक पुष्कर सिंह धामी की पूरी कोशिश है कि वो पहुंच जाए दिल्ली और यहां पर वो नामांकन में शामिल होंगे। दीपक चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए, तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी आ रहे हैं राजधानी, और यहां पर वो इस पल का हिस्सा बनना चाहते हैं जब असम से एक बड़ा आदिवासी चेहरा, हम कहेंगे अब कोई हम कह सकते हैं कि अंदाजा भी नहीं लगाया था कि द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आएगा या उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा पल होगा और बहुत ही खुशी की बात होगी ये द्रौपदी मुर्मू के लिए भी खुद, तो उनको और स्पेशल फील कराने के लिए ही तमाम जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी आ रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, सारे मुख्यमंत्री अब संसद भवन के अंदर पहुंच चुके हैं। हालांकि गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। इंतजार सिर्फ हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की, अगर कहा जाए कि एनडीए की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनका इंतजार हो रहा है। क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए तो 12:30 का टाइम है और 12:30 बजे उनको पहुंचना है, नॉमिनेशन का टाइम है, तो बस इंतजार हो रहा है उनका कि वो कब पहुंचेंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले ही। बाकी जो बीजेपी के जो आला नेता हैं वो भी पहुंच चुके हैं। जो 50 प्रस्तावक है वो भी अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में ही अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम है वो पहुंचेंगे और बीजेपी राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं। तो जो बीजेपी जो अपनी ताकत दिखाने जा रही है, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो 27 को जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो भी नामांकन कर रहे हैं, तो इससे पहले बीजेपी भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है। तो अब तैयारियां शुरू हो गई हैं, बस सब लगातार नेताओं का आना शुरू हो गया है। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक तरह से एक तरफ नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कौन से वो मुख्य चेहरे होंगे, लेकिन एक बार आप जरूर उनका परिचय दे दीपक, जो आज नजर आएंगे नामांकन के दौरान। जी देखिए, अगर बात की जाए तो 3 पेज बने हैं। पहले पेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी का नाम है। अगर दूसरी लिस्ट की बात की जाए तो उसमें बीजेपी शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ, जयराम ठाकुर, प्रमोद सावंत, पुष्कर सिंह धामी, हेमंत बिश्व शर्मा, ये है। तीसरे लिस्ट में अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, कई कैबिनेट मंत्री हैं। अगर बात की जाए तो अनुराग ठाकुर है, अजमेश टैनी है, प्रहलाद पटेल है, प्रहलाद जोशी है। उसके बाद अगर बात की जाए तो करीब 15 लोग जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद है वो प्रस्तावक हैं। तो ये सभी पहुंच चुके हैं अंदर। बस इंतजार, अगर वही मैं बता रहा हूँ कि इंतजार सिर्फ हो रहा है कि द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू अभी अगर बात की जाए तो राज्यसभा के जो सभापति हैं हरिवंश राय जी, उनके आवास पर मौजूद है, उनसे मिलने गई हैं। क्योंकि सभी से मुलाकात होती है, औपचारिक मुलाकात होती है घोषणा होने के बाद, तो लगातार द्रौपदी मुर्मू सभी से मुलाकात कर रही हैं। और क्योंकि अब थोड़ी देर में पहुंचेंगी, उसके बाद वो अपने नामांकन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अंशिका, देश के इतिहास की अगर हम बात करें तो अब तक कोई भी आदिवासी समुदाय का जो राष्ट्रपति है वो नहीं बना है, और महिलाओं में खासकर अगर हम बात करें दीपक, तो प्रतिभा पाटिल थी राष्ट्रपति, और अब ये दूसरी महिला होंगी अगर ये जीत जाती हैं तो। जी अंशिका, देखिए इसमें जीत और हार की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। क्योंकि हालांकि अगर बात की जाए तो बहुमत बीजेपी के पास प्लस एनडीए के पास। उसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए नवीन पटनायक ने भी समर्थन का कह दिया है। कल ही उनके जो पार्टी के नेता हैं वो प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे थे और उनकी पार्टी से भी प्रस्तावक हैं। उसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से भी है। हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो झारखंड के जो हेमंत सरकार है वो भले ही कांग्रेस के साथ यूपी के साथ हो, बट उसने भी कहते हैं कि हम
समर्थन करेंगे। तो अब ना का सवाल नहीं होता, क्योंकि अगर बात की जाए तो 5 लाख से ज्यादा वोट पहले से ही बीजेपी के पास थे और ये सारे वोट आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है अंशिका, क्योंकि जो वोटों की गिनती थी वो लगभग मान के चलिए कि बीजेपी के पास बहुमत से ज्यादा वोट है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब अगर बात की जाए जिस तरीके से नवीन पटनायक और हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से सपोर्ट किया उसके बाद अब कोई बचता नहीं है। नामांकन के बाद देखिए 27 के बाद वोटों की गिनती जब होगी उसके बाद देखा जाए कितने वोट मिलते हैं। हालांकि जब ये तीनों ने जब समर्थन का कह दिया कि समर्थन करेंगे तो उसके बाद बचता नहीं, क्योंकि बीजेपी पूरी तैयारियों के साथ है और 14 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी, लगातार वो कमेटी अपना काम कर रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक। इस बीच पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे नड्डा जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और राष्ट्रीय नेतृत्व का, सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को कैंडिडेट बनाया है। वो इस अवधारणा को सच साबित करता है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। और मोदी जी का जो एक अंत्योदय का सिद्धांत है कि ऐसे व्यक्ति जो समाज में जिन्होंने हीन लोगों के लिए काम किया है, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, और वो स्वयं एक आदिवासी क्षेत्र से और जनजाति क्षेत्र से आती हैं, निश्चित रूप से इतने बड़ा देश के अंदर रहने वाले पूरे जनजाति समाज का भी जो है उत्थान का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के। तो वही सीएम धामी का बड़ा ऐलान, जहां सीएम धामी करेंगे 2 दिन जिलों का दौरा, इसके साथ ही हर हफ्ते 2 दिन करेंगे जिलों का दौरा। तो पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि वो हफ्ते में जिले का दौरा जरूर करेंगे। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी चंपावत से जीते हैं चुनाव, उपचुनाव में उनकी जीत हुई है और हर हफ्ते 2 दिन वो जिलों का दौरा करेंगे। और पुष्कर सिंह धामी के इस ऐलान से तमाम जो जिलेवासी हैं वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। कुछ कार्यकर्ता ऐसी भी हैं जो तैयारी करना शुरू कर दिए हैं उनके आवागमन को लेकर। इन सब के बीच हर हफ्ते 2 दिन क्योंकि रखा गया है और 2 दिन पुष्कर सिंह धामी जिलों का दौरा करेंगे और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं या कोई समस्या है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से जो सत्ता की कुर्सी है वो मिली है और इस बार अच्छा खासा वक्त है पुष्कर सिंह धामी के पास, क्योंकि पिछले बार ज्यादा वक्त नहीं मिला था पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की सेवा करने का और ऐसे में उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग अब उनके पास वक्त ज्यादा है और इस वक्त को इस्तेमाल किया जाएगा पूरे तरीके से। हर हफ्ते 2 दिन जिलों का दौरा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उस जिले के विधायक कैसे हैं, उस जिले में समस्याएं क्या हैं और वहां पर जो विधायक कितनी बार आते हैं जाते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी एक तरफ तो दिल्ली भी आएंगे आज, लेकिन उनका बड़ा ऐलान इसको माना जा रहा है, जो ऐलान उन्होंने किया है कि वो जिले का दौरा करेंगे और जिले की व्यवस्था को जानने की पूरी कोशिश होगी पुष्कर सिंह धामी की। तो हर हफ्ते 2 दिन जिलों का दौरा करेंगे सीएम धामी का ये बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि 2 दिन जिले में आएंगे और यहां पर जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और साथ ही प्रशासनिक लोगों से भी मिलेंगे जुलेंगे। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पुष्कर सिंह धामी के इस ऐलान को कैसे देखा जा रहा है और हफ्ते में अगर उन्होंने कहा है कि 2 दिन वो जिले में आएंगे और यहाँ का दौरा करेंगे तो उस हिसाब से पूरा शेड्यूल तैयार किया जाएगा कि सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, यानी कि एक रोड मैप पूरा जो है वो क्या तैयार कर लिया गया है? और मौका मिला है
हालांकि बीते दिनों जिस तरह से कम समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अपनी अच्छी पहचान बनाई है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड का इतिहास बदल दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से बहुमत हासिल हुई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से उत्तराखंड की सेवा करने का मौका मिला है। हालांकि चंपावत उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है कि हर हफ्ते हर जिले का दौरा किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर उस अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे जो वो लाभार्थी है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिस तरह से क्षेत्रीय विधायक से मुलाकात करेंगे और लगातार जो सरकार की योजना है वो धरातल पर उतरे, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर दिव्य और भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ही प्रयासरत है और यही वजह है कि इस बार चारधाम यात्रा उत्साहित जो यात्री है वो कहीं ना कहीं काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह मुख्यमंत्री का एक रोड मैप तैयार किया है कि हर हफ्ते यानी जो उत्तराखंड के जनपद है सभी जनपदों में डोर टू डोर घूमकर जनता की समस्याएं पूछेंगे, वहां के अधिकारियों से निरीक्षण करेंगे और कहीं ना कहीं समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान और जो सरकार की योजना है वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरे। अंशिका, कुछ दिन पहले कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि 80 दिन तो सीएम धामी ने सिर्फ ट्रेलर दिखाने में ही लगा दिया और उनके दूसरे कार्यकाल का 100 दिन पूरा हो गया है और 100 दिन पूरा होने के साथ ही जो वादे उन्होंने जनता से किए, कहा जा सकता है कि अब उस पर अमल करने का वक्त आ गया है और उस पर किया जाएगा। देखिए अंशिका, 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता की राय ली है और कहीं ना कहीं उन राय को लेकर एक सलाह मशवरा भी किया है। तो कहीं ना कहीं जो जनता के रुझान थे, जो जनता की समस्याएं थी, उन पर अब काम करने का वक्त आ गया है और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया है कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्या है वो सुनी जाएगी और उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। अंशिका, ठीक है संजय, बने रहिए आप हमारे साथ, हम दोबारा से आपसे जानकारी लेंगे। तो उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं, राज्य सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है। लेकिन पंचायत चुनाव से पहले बीएसपी के नेताओं ने राज्य सरकार पर परिसीमन में धांधली कराने का आरोप लगाया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में बसपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि राज्य सरकार नियमों के विपरीत जाकर हरिद्वार पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन कर रही है। इस धांधली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है, परिसीमन में धांधली का आरोप लगाया गया है। सुनिए। सरकार यहाँ पर चूंकि कमजोर है, सरकार जिला पंचायत में एक भी मेंबर जिताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए टालम टाल करती रही। पहले तो वो चुनाव नहीं कराना चाहती थी। प्रशासक आप 6 महीने के लिए मैक्सिमम रख सकते हैं। सरकार को ये राइट से कि बहुत करें तो 6 माह के लिए और दोबारा प्रशासक बना सकते हैं, वो भी अवधि पूरी हो गई। ये तो सरकार थोड़ी चुनाव करा रही, ये तो हाईकोर्ट का डंडा, हाईकोर्ट के डंडे के आधार पर इन्हें चुनाव कराना है। मांगने सरकार से मांग है कि नियमों के अंतर्गत काम करे, सरकार से मांग करने नहीं आए। सरकार जो नियमों के खिलाफ, विधि के खिलाफ कार्रवाई कर रही है उस पर लगाम लगाए और सरकार विधि व्यवस्था के में ही चुनाव कराए। ऐसा अगर वो नहीं करते हैं उसका कठोर कड़ा जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, देखिए, पंचायत चुनाव से पहले बीएसपी का आरोप सरकार पर परिसीमन में धांधली को लेकर कहां तक लेकर जाएगा और ऐसे में क्या रुख होगा सरकार का? देखिए अंशिका, चुनाव के दौर में आरोप और प्रत्यारोप के जो सिलसिले हैं वो लगातार देखने को मिलते हैं। एक बार फिर धर्मनगरी हरिद्वार में पंचायत चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जो अन्य दल है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बसपा के जो विधायक हैं मोहम्मद शहजाद, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने आरोपों में कहा है कि सरकार पहले तो चुनाव करवाना नहीं चाहती है और जिस तरह से कोर्ट के आदेश पर पंचायत चुनाव होने हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो नियमों के अविरुद्ध जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ
सीमन किया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह नियमों के अवरुद्ध सरकार काम करती है तो उसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा और सरकार को यह सोचना चाहिए कि पहले ही जो चुनाव है वो काफी समय बीत गया है, क्योंकि जो समय चुनाव का समय होता है उसका कुछ नियम होता है, लेकिन नियमों के अविरुद्ध यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। लगातार कोर्ट के आदेश के चुनाव होने के बाद भी यहाँ पर जो परिसीमन है वो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अंशिका। ठीक है संजय, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी मैं। भारतीय मजदूर संघ चमोली के बैनर तले विभिन्न मजदूर संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री संगठन उत्तराखंड सहित विभिन्न मजदूर संगठनों ने आज अपनी विभिन्न मांगों के निस्तारणों के लिए थरारी ग्वालदम देवाल तिराहे से जुलूस निकालकर उप जिलाधिकारी कार्यालय तक हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां, बैनर और नारेबाजी की। उप जिलाधिकारी कार्यालय परिसर पहुंचकर जुलूस सभा की शक्ल में उसे बदल दिया गया। तो भारतीय मजदूर संघ एक तो आशाओं की, आशा कार्यकर्ताओं को जो इतने साल से यहाँ पे कार्यरत हैं और कोविड के कार्यकाल में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, एक डॉक्टर के कंधे से कंधा मिला के उन्होंने साथ दिया है, लेकिन उनका न तो स्वास्थ्य बीमा दिया गया है और न उनको प्रोत्साहन राशि जो 10,000 शासन द्वारा बोली गई थी वो भी नहीं दी गई है। और उनका जो मानदेय है अभी 1800, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो उनका यह है कि हमारा 18,000 एक मानदेय फिक्स कर दिया जाए। एक तो ये मांग, दूसरी हमारी श्रमिकों की मांग है। सबसे बड़ी बात है कि श्रमिकों का जो रोजगार में काम करते हैं उनको पूरा दिन का रोजगार ब्लॉक के स्तर से नहीं मिल पा रहा है, जबकि ब्लॉक में ये मानना है कि 100 दिन का सरकार रोजगार देगी, लेकिन वो 40 दिन पे सीमित हो जाते हैं, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि उन गरीब महिलाओं का, उन बच्चों का आपका श्रम कार्ड नहीं बन पा रहा है। ये जो है भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में भवन एवं सन्निर्माण संगठन की जो पिंडर मंडल हमारा तय हुआ है, जिसमें नारायणगढ़, थराली और देवाल के जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके जो संगठन यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर बनाए गए हैं, उनके माध्यम से सभी जगहों से महिलाओं, पुरुषों और जो सक्रिय कार्यकारिणी के लोग हैं उन लोगों को एकत्रित करके ये ज्ञापन जो है शासन को दिया जा रहा है, जिसमें जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उन मजदूरों के कुछ खास मांग है। और उसमें खास तौर से अगर रोजगार गारंटी की बात करो तो बात की गई थी, रोजगार गारंटी की जो नियमावली थी उसमें श्रम कार्ड की बात की गई थी। आज भी हमारे थराली ब्लॉक में 15 कार्ड भी पूरे नहीं बने हैं 22 साल के। उसका कारण यह है कि पूरी एक ही आईडी पूरे चमोली जिले में श्रम विभाग। तो वहीं आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे आईएएस रामविलास यादव को कोर्ट में पेश कर विजिलेंस पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि अभी तक 14 घंटे की पूछताछ में रामविलास यादव ने विजिलेंस को आय से अधिक संपत्ति को लेकर सही जवाब नहीं दिया है। इतना ही नहीं, वे किसी भी रूप से पूछताछ और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। इस मामले पर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। देखिए, जो एक अधिकारी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि विजिलेंस जांच हुई और इत्यादि इत्यादि, तो वो तो प्रक्रियागत है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है। जीरो भ्रष्टाचार हमारा संकल्प है, तो उसके निमित्त काम सब चल रहा है। और रही बात कि हमारे विभाग में कुछ ट्रांसफर्स हुए, वाकई बहुत चिंताजनक है। इस प्रकार से अधिकारियों का रवैया कहीं पर भी उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री उसको उचित। संजय पुंडेर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अभी तक पूछताछ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है विभाग को रामविलास की तरफ से, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर उन्होंने कई सवाल दागे इससे पहले भी, लेकिन जवाब सही तरीके से नहीं दिया गया। क्या इस बार जो दौर होगा पूछताछ का, उसके लिए प्रिपेयर है रामविलास यादव? बिल्कुल अंशिका, आपको बता दें रामविलास यादव प्रकरण इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि आय से ज्यादा संपत्ति मामले में उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से विजिलेंस के अधिकारियों ने लगातार 14 घंटे की उन्हें हिरासत में लिया है, उस हिरासत के दौरान उन्होंने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। और यही वजह है कि अब रामविलास यादव को 14 दिन न्यायिक हिरासत से जेल भेज दिया गया है। हालांकि इस पर जब कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उस पर साफ कह दिया है कि हमारी सरकार किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और यही कारण है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से रूबरू होकर
अगर कोई भी अधिकारी किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। जिस तरह से बीते दिनों भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐप लॉन्च की थी 1064, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के बीच वह ऐप कार्य कर रही है और उस ऐप के माध्यम से अगर कोई भी अधिकारी कहीं भी किसी तरह का भ्रष्टाचार करता है तो उस पर सीधा सीधा संज्ञान लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि रामविलास यादव को अभी जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें अंशिका, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार रहा है कि किसी आईएएस को जेल भेजा गया है, क्योंकि 22 सालों के इतिहास में लगातार कई अधिकारियों पर इस तरह के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, कई एजेंसियों ने उन पर काम किया है, लेकिन किसी भी अधिकारी को इस तरह से जेल नहीं भेजा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी अधिकारी इस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी बिल्कुल। और रेखा आर्य को भी हम सुन रहे थे, जहां उन्होंने ये चीज कहा है, जो कि मंत्री हैं कैबिनेट में, और उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि हमारी सरकार की यही नीति है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एकदम है और जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं धामी सरकार। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सायरा बानो आज हरिद्वार दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने क्षेत्र की महिलाओं के साथ मुलाकात किया और साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना है। तो वहां मौजूद महिलाओं और क्षेत्रवासियों ने उनका फूल मालाओं और पुष्प गुच्छ भेजकर स्वागत किया। बता दें कि सायरा बानो की 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई के बाद ही 3 तलाक का मुद्दा राष्ट्रीय मसला बन पाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रास्ते ये कानून में बदल गया था और अब 3 तलाक जैसी कुप्रथा गैर कानूनी है। 3 तलाक के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर देश भर में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सायरा बानो को उत्तराखंड की सरकार ने सम्मानित किया है। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत ने सायरा बानो को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया, साथ ही राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया है। मैं यही देखना चाहूँगी कि कहते हैं पहले तो महिलाओं का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो शिक्षित हों, और शिक्षित होंगी तो उनका शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़न नहीं होगा। अगर उनकी फैमिली में कोई डिस्ट्रीब्यूट आता है तो अगर वो शिक्षित होती है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। करना चाहूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक मुस्लिम कम्युनिटी को परेशानी देखते हुए और जो उन लेडीज़ों पे अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार से उभारने के लिए उन्होंने ये जो 3 तलाक का इशू उठा करके और इससे बहाल करने की कोशिश की और जो मुस्लिम कैटेगरी की लेडीज़ें थी उनका एक हौसला अफजाई किया। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो सायरा बानो वो चेहरा, वो शख्स जिसने 3 तलाक का मसला उठाया और फिर उसके कोर्ट तक लाया गया, जिसके बाद ये कानून बन गया है और कई सारी महिलाएं जो परेशान हो रही थी, जिनकी समस्या थी 3 तलाक को लेकर, उनकी परेशानी भी अब दूर होने लगी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।